हेलो दोस्तों, आप सभी का आंसर राइटिंग बैच में स्वागत है। और ये PSIR के अंतर्गत आंसर राइटिंग बैच है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डेज हमारे द्वारा दो क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसमें कई लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, तो आज उन्हीं को चेक करते हैं। और बेसिकली आंसर राइटिंग आपको डेली दो तो करनी है, चाहे आपकी प्रीलिम्स भी आ गई हो, फिर भी दो क्वेश्चन लिखने में आपको मतलब आधे घंटे का समय देना चाहिए, GS वाले पार्ट से या ऑप्शनल वाले पार्ट से, और आपका कंटिन्यूटी इसमें बना के रखनी चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी चीज आप जो पढ़ी है उसको आप लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सेकंड, आप उसको किस तरीके से सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कर पा रहे हो, वो भी एक आपका महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। अगली बात अगर हम देखें तो एक चीज ये है कि आप क्या आप में कमी है, रिवीजन पॉइंट ऑफ कितना कमजोर है, तो वो सारी चीजें चेक कर पाओगे। और अपना मूल्यांकन यदि कर पाओगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट होगी। आंसर राइटिंग ऑप्शनल क्यों है GS की, एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि सिस्टमेटिक और क्वेश्चन की डिमांड बेस्ड आपका आंसर है तो आपको अच्छे नंबर, इसमें कोई डाउट। जैसे किसी ने लिखा है, एक क्वेश्चन था ये बेसिकली PSIR के पेपर फर्स्ट के सेकंड पार्ट से था, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आती है, उससे आपको लोकल गवर्नमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ दिया गया था कि भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण और पंचायतों, UPSC ने क्वेश्चन पूछा है, उसी को हमने यहाँ दिया है। एक मिनट। तो ये लिखा है कि भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण, नगर पंचायतों के कामकाज पर 73वें और 74वें संविधान संशोधन के प्रभाव का मूल्यांकन करना। अब देखो, दोनों 73 और 74 इनका मूल्यांकन करना है। तो क्वेश्चन की बेसिक डिमांड क्या है? इनका मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब जैसे आपकी मैं कॉपी का मूल्यांकन कर रहा हूँ, तो मैं मूल्यांकन क्या बोलूंगा कि आपकी कॉपी में ये पॉजिटिव पॉइंट है, आपकी कॉपी में अच्छे पॉइंट है, और दूसरा आपकी ये कमियां हैं, इनको सुधार करना चाहिए। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो कोई आपका, अब जब हम असेसमेंट ही तो करवाते हैं, इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू देके आते हैं, जैसे अभी मैं मॉक इंटरव्यू देके आ रहा हूँ, तो वहां वो हमारा मूल्यांकन करेंगे। पहले वो बोलेंगे कि आप में ये स्ट्रांग पॉइंट है, ठीक है ना, आप में ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा है, लेकिन इनमें आपको थोड़ा और सुधार करना चाहिए। ठीक, जैसे ही मूल्यांकन का मतलब होता है कि इसको चेक करो आप कि ये कितना सही है और क्या कमी है, कैसे इनको सुधार सकते हैं। वो चीज आपसे पूछी गई है, 250 शब्दों में है। तो पूछा गया है पंचायती व्यवस्था। तो पंचायती व्यवस्था की बात नहीं हो रही, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र शासन व्यवस्था की बात हो रही है। तो 1992 में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सरकार ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाकर भारतीय संविधान दी। ठीक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग GS2 के लिए ठीक है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए इसकी स्टार्टिंग ये ज्यादा बेहतर अच्छी नहीं है। इसमें हम क्या कर सकते हो, सिंपली आप करो कि नीति निर्देशक तत्वों के गांधीवादी अवधारणा को व्यवहारिक रूप देने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन ला करके, हाँ तब आप इस लाइन को जोड़ सकते हैं। यहां से फिर उसके बाद 73वां और 74वां संविधान संशोधन की नींव रखी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन। तो आपको थोड़ा की टर्म थोड़े से पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में यूज करते हैं। गांधीवादी कॉन्सेप्ट है, गांधीवादी अवधारणा है। गांधीवादी कहते हैं कि पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए, और ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 40 के अंतर्गत लिखी है। तो उसका व्यवहारिक रूप यानी इसको व्यवहार में लाया गया, तो इसके माध्यम से लाया गया। ठीक है, अब आपको मूल्यांकन करना है दोनों का। तो मूल्यांकन मतलब भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थिति। तो स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण हुआ है, ठीक है ना, कि अपनी समस्या को सुपर से होते हैं, शासन स्तर पर कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जवाबदेही बढ़ी है, ठीक है, ठीक है। विविधता का समावेश हुआ है, ठीक है, ये ठीक है। देखो आपको दोनों चीजें लिखनी है, तो पॉजिटिव पॉइंट क्या लिखना है वो आपको लिखना है। देखो पॉजिटिव पॉइंट में आपने सही लिखा है, एक तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण हुआ है, एक प्रशासनिक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, एक महिला सशक्तिकरण, ठीक है, एक राजनीतिक लोकतांत्रिक भागीदारी। ये चार पांच पॉइंटों पे आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। लोकतांत्रिक भागीदारी बड़ी है, लेकिन इनमें आपको एग्जाम्पल देने पड़े। महिला विकेंद्रित, महिला सशक्तिकरण कैसे एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल आपको देने पड़े कि महिला विशेष सशक्तिकरण की महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलने की वजह से महिलाएं निर्णय निर्माण में भागीदार हो चुकी है। सक्सेसफुल महिलाओं के नाम लिख सकते हो एक दो का। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था UPSC PSIR के अंतर्गत, तो आपको थोड़ा सा इनमें कुछ
कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ फैक्ट आपको जोड़ने पड़ेंगे, तब आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कीवर्ड आपके ये रहेंगे, ठीक है ना। सामाजिक न्याय की बात कर सकते हो इसमें, और एक हो सकता है आपका समझ में, एक हो सकता है ये शेयरिंग रूल, इसको भी जोड़ सकते हैं। 6 पॉइंटों के आधार पर इसका मूल्यांकन करें तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं कि चुनौतियां, तो चुनौतियां क्या है। देखो चुनौती में सबसे पहली है सीमित क्या है, जैसे पहली चुनौती इनकी है वित्तीय वित्त की, फंडिंग की। दूसरा विधि प्रक्रिया, कई संसद कई सरकारों ने उनको 29 में से सौंपे नहीं है उसकी, ठीक है ना, ये की होगी। तीसरा इनको सामाजिक, अगर मैं कहूँ जवाबदेहिता की, प्रशिक्षण की, और महिला की सीमित सक्रिय भागीदारी, जो पति सरपंच वाली कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो इनके लिए फिर ये आपको दिखाना है, ठीक है। आपने लिखा है बुनियादी सुविधाएं, ठीक है, ये भी आपका एक पॉइंट, ठीक है। बट इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं, आपको पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो उनमें थोड़ा सा आपको ध्यान में देना है। और यहाँ आपको लास्ट में सेकंड ईआरसी के सुझाव लिख सकते हैं। सेकंड ईआरसी सुझाव दिए कि इस तरीके से पंचायतों को संगठन को मजबूत करना है। उसने कहा है कि सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। सोशल ऑडिटिंग के माध्यम से महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा करके, ट्रेनिंग प्रशिक्षण के माध्यम से, फंड की सुविधा करवा करके वो सारी चीजें हम कर सकते हैं, और कुछ बेसिस केस स्टडी देना है। सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए, लागू दो शब्दों को थोड़ा शुद्ध करें, ठीक है ना। तो बहुत ऐसे अच्छा है, आपने क्वेश्चन की डिमांड करी, लेकिन इसको जीएस के पर्पज से नहीं, इसको पॉलिटिकल साइंस के पर्पज से आपको थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। तो अच्छा प्रयास है। हम्म, लिखो, और जो मैंने बताया उनको कोशिश करो अप्लाई करो, खुद ही आप एक बार क्वेश्चन लिख के उसको अप्लाई करने की पूरी कोशिश करो। ये आप लिख सकते हो, लेकिन ये पॉइंट बहुत कम, जो कम इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मैंने जो पॉइंट बताए वो हो जाएंगे आपके लिए, तो ज्यादा कर सकते। सेकंड क्या कह रहा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन ने किस हद तक महिला सशक्तिकरण को बढ़ा दिया। ये केवल वीमेन एम्पावरमेंट पे फोकस हो गया। तो आप लिख सकते हो कि ये बात सही है कि जमीनी स्तर पर महिलाओं का सशक्तिकरण किया, इसका उद्देश्य राजनीतिक महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को बढ़ाना और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाना, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसको इस तरीके से लिख दो, या एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट का नाम मैं भूल गया, एक वीमेन पार्टिसिपेशन रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट ने बताया है कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ग्रामीण स्वशासन को मजबूत करती है, या ग्रामीण स्वशासन ने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाया, जिससे निर्णय लेने में इसकी क्षमताएं बढ़ी। उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। या एक स्टार्टिंग का पॉइंट आपको मैं अगर और दूं, एक और पॉइंट है कि भारतीय संविधान केवल शासन संचालन नहीं, बल्कि सामाजिक शासन संचालन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय क्रांति का सूचक है, जिसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण प्रभाव उभर के आए, जो निर्णय के उससे भी आप चाहो तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कुल सीटों पर 33% रिजर्वेशन दिया गया, जिससे पहली बार महिलाओं को 4 दिवस निकल के स्थान। अब ये ठीक है, ये आपने लिखा अच्छी बात है कि गुड, ठीक है। अब हमको दिखाना है कैसे परंपरागत कामकाज चुनौती देनी कुछ महिलाओं राजनीतिक भाग में शुरुआत में, केवल तमिलनाडु संविधान, ठीक है, ठीक है, लेकिन पुरुषवादी वर्चस्व, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ ऐसे नहीं लिख रहे हो आप, ये जो लैंग्वेज आपकी है ना, ये ऐसे राइटिंग की है। यू आर नॉट राइटिंग हियर ऐसे, यू आर राइटिंग ए PSRI ऑप्शनल आंसर। आपके पास कंटेंट है, इसके शब्दों को थोड़ा ऑप्शनल की तरह ट्रीट करो, इसमें कीवर्ड है, थोड़ा ऑप्शनल की तरह ट्रीट करो। आप बात बोल रहे हो सही है, जो भी आपने बोला है वो गलत नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा इफेक्टिव बनाने का काम आपको करना होगा, हम बताते हैं कैसे करना है। जिस कारण ये हो गया सरपंच पति ये हो गया, ठीक है, ठीक है। निष्कर्ष आपका ठीक है, निष्कर्ष तो मेरा भी लगभग यही निष्कर्ष रहेगा। इट्स ओके, इसमें कोई नहीं। देखो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, सिंपल। पहली लाइन मैंने आपको बता दी है ना, इस लाइन में अपना शब्द बर्बाद मत कीजिए। ये तो सबको पता है 73वां 74वां संविधान में, आप चाहो तो उसको सिंपल सी यहां लिख सकते हो कि ब्रैकेट में 33% रिजर्वेशन, बस इसको पूरी खत्म कर दो। क्योंकि हमारा एग्जाम में यही कला हमने सीखने, कौन से शब्द को हमें हटाए, कौन से उसकी जगह जोड़े, ताकि हमारा बेहतर तरीके से आंसर हो सकता है। करना कुछ नहीं है कि महिलाओं पर क्या प्रभाव डाला। देखो, पहला,
पहला प्रभाव, निर्णय निर्माण। कैसे? 29 विषयों पर महिलाएं नीति बनाने, उनको लागू करने का काम कर सकती है, जिसमें कुछ सफल महिलाओं के, सफल सरपंचों के आप एग्जाम्पल दे सकते हो। दूसरा, लोकतांत्रिक भागीदारी। ठीक है, ये एक पॉइंट रहा है कि लोकतांत्रिक भागीदारी। एक और, शासन में समावेशिता। इसके अलावा नीतियों में लैंगिक संवेदनशीलता, कि महिलाओं की वजह से नीतियों में लैंगिक, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल छात्रों की, मतलब बच्चियों के लिए छोटी प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन में महिलाओं ने अच्छा काम किया। कुछ नहीं करना है, गूगल से अगर आपको फैक्ट नहीं मिलता, मिलिए कि टॉप बेस्ट सरपंच कौन सी है, महिलाएं सरपंच जिन्होंने काम किया, आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा। राजस्थान की भी 3-4 महिलाएं, गुजरात की भी है, एमपी की भी है ना। एक आध दो उनका नाम मैं नाम भूल गया एक दो का, एक्चुअली मुझे अभी रिमाइंड नहीं हो रहा। आप गूगल सर्च करोगे ऊपर ऊपर आएगी, ठीक है ना। छवि देवी एक तो शायद राजस्थान की, उसने, वो एमबी ग्रेजुएटेड थी, उसने अपने क्षेत्र में स्कूलों को अच्छा करवाया, सड़कें भी अच्छा करवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा करवाया। तो वो, इसके अलावा सुशासन, ग्रामीण सुशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके आप केस स्टडी दे सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो। तो महिला, और जिससे इसे है महिला, इसे महिला सशक्तिकरण, इससे महिला, जिसे आप कह सकते हैं इससे महिला सशक्तिकरण बढ़ा, महिलाओं की लैंगिक साक्षरता, मतलब लैंगिक, महिलाओं की साक्षरता बढ़ी, महिलाओं का जो कई जगह मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात सेक्स रेशियो वो भी बढ़ा। तो ये एक अच्छा सबूत है कि महिला 73वें चौथे संविधान संशोधन काफी हद तक सफल रहा। ये पॉइंट आपको लिखना है, उसके बाद आना है नीचे। ये पॉइंट लिखने के बाद नीचे पॉइंट ऑफ आना है कि नहीं, इसके प्रभाव अभी भी उस लेवल तक नहीं है। जैसे अब आपको डालना है, आपको हस्बैंड सिंड्रोम। हस्बैंड सिंड्रोम है कि पति सरपंच वाला कॉन्सेप्ट है, हस्बैंड सिंड्रोम है, पति कॉन्सेप्ट है। दूसरा, महिलाओं में प्रशिक्षण का अभाव। ठीक है। तीसरा अभी भी, मतलब तीसरा पॉइंट अभी कह सकते हैं कि राजनीतिक भागीदारी सीमित है। ठीक है, ऐसे 3 पॉइंटों में, 2-3 पॉइंटों में, एक एक इनकी वित्तीय स्रोत, ये 2-3 पॉइंटों में आप दिखा सकते हो। इसके बाद आपको वही सेकंड एआरसी के सुझाव, निष्कर्ष में सेकंड एआरसी के सुझाव दीजिए। बस, इससे आपका क्वेश्चन अच्छा जाएगा। बस 2-3 केस स्टडी आपको गूगल से सर्च करनी है, ठीक है। तो आप इसको अपने स्तर पर एक बार लिखने की कोशिश कीजिए। निष्कर्ष आपका ये भी ठीक था कि हमें ये केवल महिलाओं के यहाँ नहीं, बल्कि हमें इसको जो हमारा विधायिका है और विधानसभा लोकसभा है, वहां पर भी महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़े। वो थोड़ा सा आप काम कर सकते हो चाहे तो, लेकिन लास्ट में इसका निष्कर्ष को उससे ही जोड़ो जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ठीक है, तो अच्छा प्रयास है ना। और अच्छे आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, आप में क्षमता है। ठीक है? कमी यही है कि इसको थोड़ा सा बेसिकली सिस्टमेटिक कीजिए, क्वेश्चन की डिमांड है उनको पूरा कीजिए। मैं कॉपी में नहीं लिख रहा, वीडियो जरूर देखें, ठीक है, उनको थोड़ा सा आपको फोकस करना। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में अगर मैं नंबर की बात करूं, तो इस क्वेश्चन में आपके नंबर नहीं होंगे सेम, क्योंकि अभी आप इनको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख पाए हो, अभी इनको ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिख पाए। अगला देखते हैं, ये आपका पॉलिटिकल साइंस में आईआर वाले पार्ट से है। देखो, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, नंबर अगर आप अच्छे ला सकते हो ना, तो एप्लीकेशन वाले पार्ट में अच्छे नंबर ला सकते हो ऑप्शन में, जिसमें चाहे तो आपका जी पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो, या पेपर सेकंड का सेकंड पार्ट। ये अप्लाइड वाले पार्ट है जो आपकी काफी हद तक सफल, आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभा सकते हैं। तो अगर आता है भारत, एक क्वेश्चन है, इसमें अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके, अच्छे नंबर मेरे आए थे इसलिए मैं बता रहा हूँ, 140 नंबर आए थे एक ही पेपर में, तो अच्छे नंबर आप ला सकते हो उसमें। और अगर और टाइम देंगे तो मुझे लगता है कि आप 160 तक भी पहुंच सकते हो, अगर आपने अच्छी किया तो। लेकिन आपकी क्षमताएं देखनी, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट यदि आपको अच्छा आता है तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है, पूर्ववर्ती कथनों के आलोच में श्रीलंका की वर्तमान संकट में भारत की विवेचना कीजिए। ये करंट क्वेश्चन था, और पिछले आपने देखा 2023 में
श्रीलंका में जो आर्थिक संकट रहा है उसके मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन को पूरा करना है कि उसमें हम क्या चीज कैसे कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भारत और श्रीलंका में सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध रहे। हाल ही संकट भारत में श्रीलंका की संप्रभुता का सम्मान करते हुए क्रेडिट लाइन के माध्यम से उधार उपलब्ध करना, ये भी अच्छा है ना। लेकिन देखो, इनको इमोशनल टच बनाने के लिए क्वेश्चन को आप थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, कोशिश करना ऐसे आप अप्लाई करने की। कोशिश क्या करें कि भारत और श्रीलंका के संबंध रामायण जितने पुराने हैं। सही बात है नहीं? भारत और श्रीलंका के संबंध रामायण जितने पुराने हैं और इसलिए ये सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध रहे जिनका आधार भारतीय संस्कृति रही है। और वर्तमान में श्रीलंका, चूंकि रामायण जितने पुराने हैं, तो श्रीलंका भारत का पड़ोसी नहीं बल्कि उसका एक महत्वपूर्ण मित्र भी है। उसके लिए भारत द्वारा विभिन्न प्रकार की सहायता उसको की गई। तो वो चीज आपको लिखना है। आप उससे स्टार्टिंग कर सकते हैं। फिर सिंपल सी थोड़ी सी श्रीलंका द्वारा अपनाई गई दोषपूर्ण नीतियों के कारण ये तो आपको देखो, ज्यादा देर तक ये संकट आप ठीक है, ये आपने अच्छा है कि श्रीलंका में संकट क्यों आया, ठीक है ना, ये आपने एक समरी स्टार्ट कर दी, दैट्स ओके। लेकिन इससे पहले आप श्रीलंका का इंपॉर्टेंट बता सकते हो। इससे पहले आप श्रीलंका का इंपॉर्टेंट है वो बता सकते हो थोड़ा सा कि श्रीलंका भारत के लिए जियो स्ट्रेटेजिकली रूप से इंपॉर्टेंट है। आंतरिक सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा श्रीलंका से प्रभावित होती है। ठीक है, भारत के व्यापार, ट्रेड और कल्चरल रिलेशन के लिए श्रीलंका बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए श्रीलंका के साथ भारत के संबंध बनाने का प्रयास किया जिसमें भारत ने ये काम किया। तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बता देंगे। फिर आपने ये बता दिया, ये ठीक है आपकी। अब भारत ने, देखो, अब उन्हें कहानी नहीं लिखनी है आपको, श्रीलंका ने क्या किया उसकी इकोनॉमी नहीं लिखनी। आपको ये लिखना है कि श्रीलंका में क्या क्या चीज चली, ये ठीक है, हमने टोटा दिया, ये कहानी नहीं। ठीक है ना, ये कहानी नहीं लिखनी आपको। आपको बताना है इसमें कि देखो श्रीलंका ही संकट है, तो पहले भारत का एक तो महत्व बता दिया आपने। महत्व के तहत भारत का सहयोग, मतलब भारत के संबंध। तो थोड़ा थोड़ा हम क्या कर सकते हैं, व्यापार, निवेश, सांस्कृतिक, इनमें समुचित संबंध बता सकते हो। और फिर बताना है कि वर्तमान सहयोग में क्रेडिट लाइन कर सकते हो। ठीक है ना, वर्ल्ड आईएमएफ में सहयोग, आईएमएफ में रणनीतिक सहयोग, यानी मैं कह सकता हूं वैश्विक सहयोग, खास सुरक्षा, ये सारी चीजें भारत इनको करवा रहा है। खास सुरक्षा, मानवीय सहायता। ठीक है ना, तो अब फिर इनको लिखना है। तो ये जो संबंध है भारत के, ये राष्ट्रीय हितों पर आधारित नहीं, बल्कि ये राष्ट्रीय हितों पर आधारित नहीं, निष्कर्ष में लिखना है, आधारित नहीं बल्कि मानवीय केंद्रित भारतीय विदेश नीति को पृथ्वी में करते हैं। ठीक है, ये आपको फिर निष्कर्ष में लिखना है। ठीक है, तो ये एक सिस्टमेटिकली अप्रोच कहानी। देखो अब श्रीलंका में क्या घटना हुई वो आपको ज्यादा देर तक हम इससे नहीं करनी है। ये लिखना है श्रीलंका, यहाँ आपको लिखना है कि भारत के लिए क्या महत्व, तो उसमें डायरेक्टली आप जो मैंने श्रीलंका का महत्व बताया वही चीन का मुद्दा आप दिखा सकते हो। ठीक है ना, और निष्कर्ष में भी शायद लास्ट में आप चीन को जोड़ सकते हो कि भारत यदि सपोर्ट करेगा तो चीन के जो प्रभाव है उसको यहाँ पर सीमित किया जा सकता है, जो भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय हितों के अनुकूल हो। ठीक है ना, तो थोड़ा सा प्रश्न की मांग को समझो। और अगला क्वेश्चन तभी लिखूंगा जब इनको थोड़ा सा एक बार चेक कर लो, खुद दोबारा लिखने की कोशिश करो नहीं। ठीक है, अगला है भारत म्यांमार के संबंधों की व्याख्या करें, म्यांमार भारत के लिए क्यों महत्व। तो देखो आप सभी जानते हैं ऐसी चीजों मैप बनाओ। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैप देना चाहिए, तो यहाँ भी मैप देने क्वेश्चन का, यहाँ मैपिंग दे दो एक। ठीक है ना, और म्यांमार भारत का एकमात्र दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जो भारतीय सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये तो आपको ठीक है। इस शब्दों को जाना, सामरिक नहीं सामरिक। ठीक है ना, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, ठीक है। म्यांमार का भारत का निकटतम पड़ोसी पूर्वोत्तर राज्य की सीमा साझा करता है, इसलिए राज्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर राज्य चिकन नेक के बाद संपर्क, ये अच्छा है, आपने महत्व अच्छा बताया स्टार्टिंग, ठीक है, इट्स गुड। हालिया सैन्य तकरार के कारण आन सांसद की पार्टी, देखो अब इतना ना, इतना नहीं, आपको एक शब्द लिखना है कि म्यांमार में अभी सैन्य शासन, बस इतनी कहानी नहीं है। म्यांमार में सैन्य शासन और चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, बस इतना लाइन लिखो, शब्दों को कम करो। म्यांमार भारत के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर चिकन रसायन क्षेत्र में। ठीक है, ये हो गया भारत और चीन। देखो क्वेश्चन की डिमांड पे आप फोकस करो, सही ये देखो, इतना रिपीट मत करो, अभी मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन ने दो चीज मांगी हमसे,
या आपकी जो कंटेंट है इसको सिस्टमेटिक करके बताता हूं मैं आपको। जो आपने कंटेंट दिया है वो सिस्टमेटिक करना है, बस कंटेंट आपका यूज करना है, बस सिस्टमेटिक। आपके पास रिसोर्स, मतलब मैं कह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन है, कंटेंट है आपके पास, सिस्टमेटिक चीजें हैं, बस उसको सिस्टमेटिक एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिमांड करना है, सिंपल सी। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कहाँ, यहाँ स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो, चाहे तो अटल बिहारी वाजपेयी का एक स्टेटमेंट है वो भी स्टार्ट कर सकते हो कि हम मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, शायद वो एक स्टेटमेंट है, उसको आप याद कर लेना। तो ऐसी स्थिति में म्यांमार हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अब म्यांमार की सामरिक स्थिति, म्यांमार की हमारी पड़ोसी होने की स्थिति इसको महत्वपूर्ण कर देती है, जिसके लिए अभी तक हमने ये संबंध बनाए। तो पहले आपको बताना है कौन कौन संबंध है, तो पहले उन संबंधों को बताओ कि म्यांमार में भारत में अब तक संबंध क्या क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। राजनीतिक स्तर पर, सामरिक स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर, इसके एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ये आपको एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है ना। उसके बाद कि इन संबंधों, ये क्योंकि क्योंकि म्यांमार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब म्यांमार का महत्व आपको लिखना है। तो म्यांमार का महत्व अगर मैं बताऊं आपको सिंपल सा, तो म्यांमार का महत्व यहां बता, म्यांमार का महत्व हमारे लिए क्या है, सिंपल सी बात है। एक तो आंतरिक सुरक्षा के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट। एक चीनी संतुलन, चीन संतुलन के लिए। देखो वही सेंटेंस में ले रहा हूं जो आप लिए। थर्ड, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड पॉलिसी। एक्ट ईस्ट नेबरहुड पॉलिसी, फिर ना व्यापारिक, ठीक है, और समझ, ये आपको बताना है। इन आधार पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट जो आपने बताया वो इन्फॉर्मेशन है अपनी। और निष्कर्ष, निष्कर्ष में लिखना है कि भारत प्रेगमेटिक पॉलिसी पर आधारित है, जहां राष्ट्रीय हितों के लिए म्यांमार के सैन्य शासन से के स्थान पर लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करना चाहिए। मतलब ठीक है, समझ में नहीं आया तो स्टेट में वीडियो देख लेना, ठीक है, तो ये आपका अच्छी से जाएगी, तब आप इसको कर सकते हो। अच्छा, इंफॉर्मेशन है आपकी, बस उसको मुझे सिस्टमेटिक करने की बात की जा रही है। विषय वस्तु अच्छी है, अगर मैं बोलूं आपसे विषय वस्तु अच्छी है, प्रस्तुतिकरण प्रश्न की मांग के अनुसार करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है आपसे। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, ये राजनीति के तुलनात्मक विश्लेषण में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के उपागम की विवेचना कीजिए। पॉलिटिकल इकोनॉमी की विवेचना करनी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना कि एडम स्मिथ ने राजनीतिक अर्थशास्त्र में उदारवादी प्रतिरूप का निरूपण किया, जिसके अंतर्गत नागरिक समाज पर बल मिला। देखो इसमें यह है कि देखो राजनीतिक तुलनात्मक के अंतर्गत बेसिकली हमें एक बेस्ट, और हमें ये राजनीतिक विषय वस्तु को समझना था, और राजनीतिक विषय वस्तु को समझने के लिए उसमें हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की, और पॉलिटिकल इकोनॉमी यह है कि पॉलिटिकल है वो इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, यही है इसका इकोनॉमिक पहला फैक्टर। अर्थात ये ठीक है आपका, तुलनात्मक राजनीतिक केंद्र में, राजनीतिक अर्थव्यवस्था में राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियां केंद्र में होती है, जिसके अंतर्गत संसाधनों का आवंटन, मांग, लागत, उपयोगिता इत्यादि मूलभूत रहता है। ये ठीक है, चलो राज्य से सीमित दायरे तक काम करता है, नैतिक स्वायत्ता, राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत पास, ठीक है, ये भी ठीक है। देख, अब देखो आपने ये ठीक लिखा है, मैं इसमें क्या करना चाहूंगा, स्टार्टिंग में आपको देखो, स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में एक सिंपल सा काम आपको करना है। आप तुलनात्मक राजनीति का महत्व समझ सकते हैं, ठीक है ना। और मेन बॉडी में
आपको बताना है राजनीति, क्यों पागल। ठीक है, तो इसका आपको बताना है उदारवादी अप्रोच से बताना है। मार्क्सवादी। और उदारवादी हो गई आपकी, मार्क्सवादी अप्रोच हो गई। एक चीज और, वर्तमान अप्रोच। तो वर्तमान में आपको दिखाना है कि राजनीति अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, एग्जाम्पल देने, और अर्थव्यवस्था भी राजनीति को प्रभावित करती है, ये भी आपको एग्जाम्पल देना है। और निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, वर्तमान स्थिति को जोड़ सकते हो आप, कि वर्तमान में ग्लोबल लेवल पर जो पॉलिटिक्स चल रही है उसने इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट किया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट और हमास बार, इसराइल हमास बार की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन चली गई है। तो ये बात सही है कि इकोनॉमी राजनीति को प्रभावित करेगी, इसलिए लेकिन राजनीति एक मेन रोल रहेगी। उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है ना। आपका जो भी मैंने क्वेश्चन तक देखे, कंटेंट पे थोड़ा सा ही काम करना है आपको, थोड़ा सा कंटेंट देखना है, बस ज्यादातर चीजें काम करना है प्रेजेंटेशन पे, रिप्रेजेंटेशन। इसलिए क्वेश्चन लिखने के लिए आप थोड़ा टाइम लीजिए, धैर्य से लिखिए, लेकिन थोड़ा अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है। अगला, और कोई क्वेश्चन अगर ये आपको समझ में नहीं है तो पूछ लिया। देखो अब आ गया तुलनात्मक राजनीति की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए, और तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की सीमाओं का रेखांकन कीजिए, है ना। अब कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की विषय वस्तु की विवेचना करनी है। देखो अलग, अब विषय वस्तु अलग अलग, विषय वस्तु पहले है कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब तुलना है। अब तुलना शासन प्रणाली करोगे, तुलना माइक्रो लेवल पे करोगे, तुलना मैक्रो लेवल पे करोगे, ये सभी तुलनाएं की गई है। तो आपको सारी तुलनाएं एक एक लाइन, दो दो लाइन में बतानी है। तो तुलनात्मक राजनीति विज्ञान राजनीति की एक शाखा है जिसके अंदर दो या दो से अधिक देशों की राजनीतिक तुलना की जाती है। देखो सिंपल, देखो ये शब्द जनरल ठीक है, इसको अच्छा किया जाए, इसको और अच्छा करने की लिखना है। तो लिखना है कि तुलनात्मक राजनीति अरस्तु जितनी पुरानी है। अरस्तु ने भी संवैधानिक प्रोविजनों का, संवैधानिक शासन प्रणाली की तुलना की। तुलनात्मक राजनीति अरस्तु जितनी पुरानी है, जिसने संवैधानिक व्यवस्थाओं का तुलना करते हुए एक बेस्ट संवैधानिक शासन प्रणाली को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो वर्तमान में, ये आपको लिखना है, मैं इतना नहीं लिख पाऊंगा इसमें से बोलता हूं। तो वर्तमान में एक अच्छी शासन प्रणाली जो सभी के लिए महत्वपूर्ण निभाए, उसके उसको प्राप्त करने हेतु तुलनात्मक राजनीति एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, इतना स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए इसकी तुलना की गई है। शुरू में आप तुलना देखा दो, पहले सरकारों की गई तुलना, पहले की गई शासन प्रणाली, विधि प्रक्रिया, नागरिक समाज, ये साझेदारी प्रणाली। और इनको, ये ठीक है, आपने ये ठीक लिखा है, ठीक है, ये है, वही बात ठीक है। सीमाएं आप बता सकते हो कई बार। ठीक है, पहले तुलना तो विशेष वस्तु बनानी है, विषय वस्तु बताने के बाद सीमाएं बता रहे हो। तो सीमाएं में थोड़ा सा आपने बताया कि ये सीमा पे आप एग्जांपल दीजिए कि तुलनात्मक राजनीति मुख्य रूप से तुलना के स्थान पर अपनी व्यवस्था को थोपने की व्यवस्था बन चुकी है, जिसमें आप कह सकते हो चाहे तो पश्चिमी थिंकर्स की बात कर, पश्चिमी जो विचारक हैं उनकी बात कर सकते हो, आमंड पॉवेल की बात कर सकते हो, ईस्टर्न की, डेविड ईस्टर्न की बात कर सकते हो, है ना। तो आपको निष्कर्ष में लिखना है कि राजनीति एक मानवीय विषय है जिसमें तुलना की जा सकती है, लेकिन तुलना के माध्यम से वस्तुनिष्ठता करने का पाना इतना आसान नहीं है। वो सारी चीजें आप कर सकते हो। ये अच्छा है आपको, ये आपकी अच्छी लाइन, अच्छी लास्ट लाइन लाइन अच्छी, ये अच्छी लाइन, लेकिन थोड़ा सा उस तरीके से आपको सिस्टमेटिक अप्रोच इसको देंगे। तो प्रयास अच्छा है इसमें, निष्कर्ष अच्छा है, थोड़ा विषय वस्तु पे काम कीजिए। ठीक है, और निरंतर थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, अगला क्वेश्चन करते समय इन चीजों को थोड़ा अप्लाई करना है कि देखो तुलना क्यों जरूरी है, तुलना के अलग अलग विषय क्या है और सीमाएं क्या। सीमा ये पक्षपात होता है, सीमा ये जबरदस्ती होती है, सीमा ये है कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि मानवीय विषय की कभी ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती। ठीक है ना, वो सारी चीजें आपको देखना है। ठीक है,
उसके आधार पर आपको ये काम करना है। तो आप सभी को यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आपको जरूर सहायता करेगा। थैंक यू।